नमस्कार, मैं मनोज कुमार। क्या बच्चों को खुला छोड़ दिया जाए और उन्हें अपने हिसाब से भाषा चुनने की आजादी दे दी जाए? मतलब भाषा को बंधन ना बनाकर ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन माना जाए, या फिर देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी को सभी के लिए जरूरी बनाया जाए। हिंदी विरोध का ताजा मामला शुरू होता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बीच छिड़ी जुबानी और सोशल मीडिया वाली जंग के बाद। धर्मेंद्र प्रधान एक कार्यक्रम में कहते हैं कि कई गैर भाजपा राज्य भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु ऐसा नहीं कर रहा है। पीएम श्री स्कूलों को शुरू ना करके तमिलनाडु को 5,000 करोड़ का लॉस हो रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो राज्य को 2,000 करोड़ रुपए मिल पाते वो भी नहीं मिल पाएंगे। और इसके जवाब में स्टालिन कहते हैं कि आप 2 करोड़ के बजाय 10,000 करोड़ भी दोगे तब भी हम इसे लागू नहीं करेंगे। दरअसल हिंदी विरोध का यह मामला तमिलनाडु में तेजी से फैल रहा है, जिसे आग देने का काम कर रहे हैं टीएमके वर्कर्स। अब राज्य में सरकार भी इन्हीं की है। राज्य के सीएम एम के स्टालिन डीएमके के लीडर हैं। जगह जगह हिंदी विरोध में सभाएं चल रही है। बस अड्डों में, होर्डिंग्स में, रेलवे स्टेशनों में, जहां जहां हिंदी में कुछ लिखा हुआ है उस पर डीएमके वर्कर्स कालिक पोत रहे हैं। हिंदी के खिलाफ वाली ये नफरत पूरे स्टेट में फैली हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राज्य में बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई के नेतृत्व में कई लोग केंद्र की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का मानना है कि ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला गवर्नमेंट स्कूल में भले ही नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में लोग हिंदी भाषा सीखना चाह रहे हैं। यहां की सरकार लोगों का भला नहीं चाहती है। तमिलनाडु में हिंदी विरोध की इस आग के बीच धर्मेंद्र प्रधान एम के स्टालिन को एक चिट्ठी भी लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी है, ये 1968 से देश की एजुकेशन पॉलिसी की बैकबोन है। लेकिन बदकिस्मती से देश की प्रोग्रेसिव एजुकेशन पॉलिसी में शामिल होते हुए भी तमिलनाडु ने इसे अपने यहां शुरू नहीं किया, जिसकी वजह से यहां के स्कूलों में भारतीय भाषाओं की शिक्षा में गिरावट आई है। साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि ये सब काम संविधान के खिलाफ हो रहा है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कई गैर भाजपा राज्य भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु क्यों नहीं? अब जरा ये जान लेते हैं कि आखिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि 1986 में शुरू हुई इस पॉलिसी के बाद भारत की एजुकेशन पॉलिसी में एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। 29 जुलाई 2020 को इसे अनाउंस किया जाता है। एजुकेशन पॉलिसी, इसको अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली कमेटी की एक रिपोर्ट पर बनाया जाता है। हालांकि इसमें 27 चैप्टर हैं, 4 से ज्यादा पार्ट हैं, शायद 4 पार्ट हैं, लेकिन कुछ की पॉइंट्स जानना ही काफी होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी नामांकन अनुपात 100% तक लाने का टारगेट है और एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्च करने का टारगेट है। इसी के बाद मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। 5th क्लास तक की एजुकेशन में मातृभाषा या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है उसको शिक्षा पाने का माध्यम बनाना होगा, ये बात भी रखी गई। मातृभाषा को 8th क्लास और आगे भी ले जा सकते हैं। मतलब इस पूरी पॉलिसीज में जो सबसे अहम है वो है 5+3+3+4 फॉर्मेट। मतलब 5 साल का एक फाउंडेशन स्टेज, इसके बाद 3 साल का प्री प्राइमरी स्टेज, और इसके बाद वाले 3 साल का मिडिल स्टेज, और आखिरी 4 साल का सेकेंडरी स्टेज। अब फाउंडेशन स्टेज में नर्सरी से 2nd क्लास तक के बच्चे शामिल होंगे, प्री प्राइमरी स्टेज में 3rd से 5th क्लास तक के बच्चे, और मिडिल स्टेज में 6 से 8 तक के बच्चे। और जो 4 साल का सेकेंडरी स्टेज है, इसमें 9th से 12th तक के बच्चे शामिल होंगे। मतलब जो पहले 10+2 फॉर्मेट था उसकी जगह 5+3+3+4 फॉर्मेट लाया गया। लेकिन जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला है, इसने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। त्रिभाषा सूत्र या ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला, सरल शब्दों में कहें तो मतलब यह है कि भारत में हर छात्र को 3 भाषा सीखनी चाहिए, जिसमें 2 भारतीय भाषाएं होती हैं और एक विदेशी या अंग्रेजी। इन 2 भाषाओं में एक भाषा क्षेत्रीय या मातृभाषा होनी चाहिए और दूसरी भाषा हिंदी या राज्य की भाषा। मतलब हिंदी ही होनी चाहिए ये जरूरी नहीं है, और यह फॉर्मूला गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी स्कूल्स पर लागू होता है।
1968 में जब ट्राई लैंग्वेज को लेकर एक पॉलिसी बनी थी, तब यह माना गया था कि नॉर्थ के लोग साउथ की भाषा सीखेंगे और साउथ के लोग हिंदी भाषा। सोच तो अच्छी थी मगर ऐसा हुआ नहीं। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक रोटियां भी बहुत सेकी जाती हैं और तमाम तर्क भी रखे जाते हैं। स्टॉलिन एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखते हैं और कहते हैं कि हिंदी ने 25 से ज्यादा क्षेत्रीय भाषाओं को निकला है। इसमें अवधी, भोजपुरी से लेकर कुमाऊनी, गढ़वाली तक तमाम भाषाएं गिनाते भी हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि हिंदी थोपने की वजह से भी कुछ क्षेत्रीय भाषाएं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रही हैं। अखंड हिंदी पहचान की वजह से ही ये सब हो रहा है। स्टालिन ये कहते हुए जोरदार प्रहार करते हैं कि हिंदी तो एक मास्क है, संस्कृत उसका छिपा हुआ एक चेहरा है। यूपी, बिहार की कई क्षेत्रीय भाषाएं खत्म होती जा रही हैं। हालांकि तमिलनाडु में 3 भाषाओं वाले फॉर्मूले के बजाय 2 भाषाई फॉर्मूला है, मतलब इंग्लिश और स्टेट की भाषा, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज वाली बात है। 60 के दशक में हिंदी विरोध की आग इसी तरह फैली थी, लेकिन अब दोबारा तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है। हालांकि हिंदी विरोध के साथ साथ परिसीमन पर भी स्टालिन केंद्र सरकार को घेर रही है, क्योंकि 2026 में इसका समय पूरा हो रहा है 10 वर्ष के हिसाब से। स्टालिन कहते हैं इस नए परिसीमन से साउथ की लोकसभा सीटें घट जाएंगी, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से नॉर्थ को ज्यादा सीटें मिलेंगी, यहां ज्यादा पॉपुलेशन है। हमने परिवार नियोजन कार्यक्रमों में दुनिया भर का खर्च करके जनसंख्या पर काम किया और फायदा उठाएंगे नॉर्थ वाले। हालांकि इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि हम साउथ की कोई सीट नहीं घटाने जा रहे हैं। अब भाषाई विरोध का यह मुद्दा कभी तो रेशनल लगता है तो कभी पॉलिटिकल ज्यादा। हालांकि आजादी के बाद राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर ही हुआ था, चाहे फिर वो महाराष्ट्र और गुजरात हो या फिर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तकरीबन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जो भाषा के आधार पर बने थे। और आजादी के बाद से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन गैर हिंदी राज्यों ने विरोध शुरू कर दिया था। हालांकि अभी भी हिंदी हमारी राजभाषा यानी कामकाजी भाषा है, पर कई बार अदालतों ने भी क्लियर कर दिया है कि सभी भाषाएं बराबर हैं, तो इसी आधार पर सरकार को भी देखना चाहिए। आजादी से कई साल पहले, मतलब 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने हिंदी को भारत में सरकारी कामकाज की भाषा बनाने का एक प्रस्ताव रखा था, तो उस समय भी तमिल नेताओं ने ही विरोध किया था। मतलब ये रोग कोई नया नहीं है, बल्कि काफी पुराना है। तो ऐसे में कोई भी ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता पर जरा भी आंच ना आने पाए और आपसी सौहार्द भी बना रहे। भले ही भारत में हिंदी का यूज ज्यादा होता है, लेकिन भाषा एक माध्यम ही है चीजों को समझने का या फिर ज्ञान प्राप्त करने का। मतलब हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि कागजों के बजाय जमीन पर लिटरेसी रेट बढ़ाया जाए और क्वालिटी एजुकेशन को लेकर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ताकि देश से भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी दूर हो सके और आधुनिकता के साथ साथ अपनी जो कल्चरल यूनिकनेस है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।